सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह तोमर। मेरा आज का विषय जो अभी विशेष सत्र बुलाया गया था 16, 17, 18 अप्रैल को, उसी के विषय में कि क्यों बुलाया गया था, क्या इसका उद्देश्य और क्या इसका परिणाम रहा। जो अभी ये 3 दिन का विशेष सत्र 16, 17, 18 अप्रैल को बुलाया, परंतु ये 2 दिन ही चल पाया, 16 व 17 तारीख में। इस सत्र के माध्यम से सरकार कृषि जैसे कृषि के 3 काले कानून थे, उसी तरह से ये भी 3 काले कानून लाए गए। ये 131वां संविधान संशोधन था। यह जो बिल था यह महिला आरक्षण के नाम से संसद में लाया गया था लोकसभा में, परंतु इसका महिला आरक्षण से इसका कोई संबंध नहीं था। महिला आरक्षण का इसमें कहीं कोई नाम नहीं लिखा था, केवल उसके नाम से यह था। इस बिल को लाने से पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को 3 बार पत्र लिखा था, 16 मार्च, 24 मार्च और 26 मार्च को। उसमें कहा था कि आप हमारा इस बिल को पास करवाने में हमारा सहयोग करें। परंतु खड़गे जी ने कहा कि भाई जो तुम इस बिल को, जो भी तुम्हारा महिला आरक्षण का बिल इसमें चाहते हो संशोधन हो कुछ, तो उसमें तुम आप जो है 29 तक इलेक्शन लेंगे बंगाल में। आप 29 के बाद अभी जो 2 इलेक्शन रह रहे हैं, अभी तमिलनाडु और पश्चिमी बंगाल में, जो 23 और 29 अप्रैल को होने, आप 29 अप्रैल के बाद कर लेना। लेकिन उन्होंने किसी की सुनवाई नहीं की और अपना निश्चित समय वही 16, 17 और 18 अप्रैल को रखा। अब जो संसद का चालू होना था 16 तारीख से, इससे 2 दिन पहले ही सांसदों को प्रतियां दी गई कि उसमें भाई क्या है, हम क्या पूछेंगे कि हमारा क्या उद्देश्य है। तो उसमें उन्होंने मतलब अब उससे 1 दिन पहले जो विपक्ष थे और खास तौर से जो स्टालिन थे, स्टालिन ने इस बिल का बहुत विरोध किया। बल्कि स्टालिन ही नहीं, दक्षिण के जो राज्य थे सभी ने उसका पुरजोर विरोध किया था। और सभी विपक्ष ने मिलकर 15 तारीख में एक मीटिंग बुलाई, एक सर्वदलीय अपनी बैठक बुलाई और उसमें निर्णय किया गया कि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ लोकतंत्र को बर्बाद करने के लिए बिल लाया गया है, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। इसमें खास तौर से परिसीमन और जनगणना आदि और उसका प्रश्न था। अभी मैं उसके बारे में विषय में बताऊंगा कि क्या थे ये तीन कानून, क्या थे ये। जबकि इन्होंने बताया कि महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण का उसमें कोई नाम था। और महिला जो आरक्षण बिल था वो 19 सितंबर 2023 को पारित हो चुका था, दोनों लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका था और राष्ट्रपति की उस पर मोहर लग चुकी थी, वो बिल्कुल कानून का रूप ले चुका था। तो इसके लिए जो विपक्षी पार्टियां थी, विपक्ष ने उस समय भी कहा था कि भाई ठीक है, बिल बन गया, अच्छी बात है, महिला को उसमें 33% आरक्षण की बात है, तो आप जो है ना, जो 24 में लोकसभा चुनाव है 2024 में, आप उसमें इससे पहले इसे लागू कर दो। परंतु सरकार ने वो लागू नहीं किया, उनकी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब सरकार ने भारतीय जो सरकार है सत्ता पक्ष की, यानी कि मोदी जो सरकार है, उसने नियम को पारित करने के लिए नियम 66, जिसका पहले कभी उपयोग नहीं, नियम 66 को इसमें लागू किया। नियम 66 का सहारा लिया गया। और नियम 66 क्या है? नियम 66 एक संसदीय प्रावधान है जो सरकार को एक दूसरे से संबंधित कई विधेयकों को या कई विधेयकों पर एक साथ चर्चा की जा सकती है या एक साथ चर्चा की अनुमति देता है। ये वो नियम 66 है, जो इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसी वजह से मोदी जी को 24 साल में सबसे पहले यह हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि इसमें एक साथ 3 ऐसे बिल थे जो देश के लिए, प्रजातंत्र के लिए बहुत ही हानिकारक थे। अब वो बिल क्या थे? 3 काले कानून जो अभी ला रहे थे, उनमें पहला था महिला आरक्षण संशोधन विधेयक 2026, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2026 और तीसरा था परिसीमन विधेयक संशोधन 2026। जैसा कि बहुत से राज्य हैं, जैसे दिल्ली भी है, जम्मू कश्मीर को भी पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, तो इनके विषय में जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके नियम बदलने थे। अब भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य था इन विधेयकों के माध्यम से, ये चाहते थे कि हम 2011 की जनगणना के अनुसार इसमें सीट बढ़ाएंगे। जैसे लोकसभा की 543 सीट हैं, तो ये चाहते थे कि हम इसको
850 सीटें करें, कम से कम 50% सीटें इसमें बढ़ाए, जबकि 50% के हिसाब से भी कम ही बैठती हैं। इसमें 816 के लगभग सीटें बैठती हैं, परंतु उन्हें वे ज़्यादा बैठ जाती इस प्रकार से, तो 850 करने में तो लगभग 70% के करीब बैठती हैं। तो इस प्रकार का उद्देश्य था कि इनकी इतनी सीटें बढ़ाई जाएं, और इसमें से हम जो अब सीटें बढ़ेंगी उनमें से हम जो है अब इसको महिला जो 33% महिला को आरक्षण दिया जाए। परंतु विपक्ष का कहना था कि जो अब 2023 में जो बिल पास किया गया था उसके अनुसार ही जो 543 सीटें लोकसभा की हैं, उसी में से जो 100 जो महिलाओं की 33% के हिसाब से लगभग 180 सीटें बैठती हैं, आप उन्हीं में से 180 सीटें दे दीजिए, हम इसके लिए पूर्णतः सहमत हैं। बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका है, इसलिए महिला आरक्षण का तो अब कोई मतलब ही नहीं होता। जो बिल पहले पास हो चुका उसका अब दोबारा कोई मतलब नहीं है। अगर आप उसमें कोई संशोधन चाहते हैं तो इसको बिल को अलग लाइए, हम उसमें संशोधन के लिए भी तैयार हैं। इसमें आप जो है ना SC ST OBC वगैरह अगर उसके जो है ना जितना भी उनका परसेंटेज है, जितना उनका प्रतिशत है, उनको भी आरक्षण दीजिए, हम इसके लिए सहमत हैं। परंतु इन्हें तो तीनों बिलों को एक साथ ला कर कि अगर एक बिल पास होगा तो तीनों बिल पास करने पड़ेंगे। इनकी मंशा इसमें ठीक नहीं थी, और इन्होंने सोचा कि इस प्रकार से इस बिल को पास करवाने से हम पास हो या न हो, हमारे तो दोनों तरह से ही हाथ में लड्डू हैं। कैसे? यदि पास हो जाते हैं तो हमारी बल्ले बल्ले है, हम जैसा चाहेंगे वैसा परिसीमन करेंगे, परिसीमन के माध्यम से इस तरह से जनता को परेशान कर देंगे वो अपने वोट को उचित स्थान पर नहीं डाल सकेंगे। जैसे कहीं कोई जो विधायक खड़ा हुआ मेरठ से, उसकी वहाँ की जनता की जो वोट है वो कर दी गाजियाबाद में, कहीं मोदी नगर में, कहीं बुलंदशहर में। इस तरह से उनको इस तरह से इनका परिसीमन करेंगे कि वे कभी भी संसद में अपनी वोट नहीं डाल सकते। इस प्रकार ये सत्ता को काबिज करने का, सत्ता को एक हथियाने का एक तरीका था परिसीमन के माध्यम से। और दूसरे, यदि वे इसमें हार जाते हैं तो इनको मौका मिल जाएगा कि भाई जो विपक्षी हैं, विपक्षी ने हमारा साथ नहीं दिया और वे महिलाओं का आरक्षण नहीं चाहते, महिलाओं का उत्थान नहीं चाहते, वे महिलाओं के पक्ष में नहीं है कि महिला उत्थान करें, महिलाओं की सहभागी हो। और जैसा कि 2 दिन चला 16 और 17 में, 18 अप्रैल को मोदी जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में इसी को मुद्दा उठाया। उन्होंने 8:30 बजे से उनका संबोधन था, और 8:30 बजे से संबोधन में 29 मिनट तक जो है ना इसके विषय में बोले, लेकिन केवल पार्टी के ऊपर बोले। जबकि जो ऐसा राष्ट्र के नाम संबोधन होता है उसमें पार्टियां कोई जिक्र नहीं, उन्होंने चुनाव की रैली बना दिया, उसको चुनाव की सभा बना दिया, उसमें बोलते रहे। वे 29 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया, और 29 मिनट में 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, 1 मिनट में 2 बार सिर्फ कांग्रेस को कहते रहे, बिल पास नहीं होने दिया, ये है वो है। और वे ड्रामेबाज तो पूरे हैं, उन्होंने जो है ना ऐसा भावुक किया कि भाई हमें कुछ नहीं करने देते, ये तो करने नहीं देंगे, ये किसी के महिला के पक्ष में नहीं है, उनका उत्थान नहीं चाहते हैं। और जो परिसीमन का बिल है, ये एक ऐसा बिल है कि जब परिसीमन हो जाएगा, परिसीमन पर कोई विरोध नहीं कर सकता। किस प्रकार से वे काट छांट कर दो, कहीं से कहीं जोड़ दो, किसी से किसी स्थान पर उनको ले जाओ, ये ऐसा बिल होता है परिसीमन का कि जिस पर कोई इसके विषय में कोई आरोप भी नहीं लगा सकता कि ऐसा क्यों किया गया है। अब जो वोटिंग हुआ, पहले 16 अप्रैल को इसमें चर्चा हुई, और 17 अप्रैल को शाम के 7 बजे इसमें वोटिंग हुई। और नियम यह होता है कि जितने भी सांसद वोटिंग के समय उपस्थित होंगे उनका 2/3 2/3। तो उस समय जब वोटिंग हुई तो वोटिंग में 528 सांसद मौजूद थे। 528 में से 298 ने उनके सरकार के पक्ष में वो अपने वोट डाली, और विपक्ष के 223 थे, विपक्ष में 223 वोटिंग पड़ी। जबकि इस बिल को पास करवाने के लिए 528 का 2/3 352 होता है, और जबकि सत्ता पक्ष में 298 है। इस प्रकार ये 54 वोटों से इसको पारित नहीं किया जा सका, और ये हार मिली, ये 54 वोटों से इनको हार मिली। अब हम देखते हैं कि जब देश में एक तानाशाही सरकार है,
आज देश की सभी संस्थाएं, ईडी हो, सीबीआई हो और तुम्हारा चुनाव आयोग हो, यहाँ तक कि न्याय प्रणाली पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी 2 अप्रैल को जस्टिस बालची जो सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उन्होंने जो अभी एसआईआर, बंगाल के एसआईआर के ऊपर जो चर्चा हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें न्यायाधीश बालची ने कहा था कि भाई जिसके वोट कट गए हैं कोई बात नहीं, अगली बार जो है ना अगली में वोट दे देना। जबकि न्यायाधीश का ये काम नहीं था। न्यायाधीश को चाहिए सख्ती से कहते कि भाई जिसके वोट कटे हैं उनको अभी जोड़ना होगा, इसी में उनका वोटिंग अभी होना चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा आजकल। न्याय प्रणाली पर भी आजकल कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। और अभी हम देखते हैं कि छापे ईडी सीबीआई के द्वारा छापे पड़ना तो विपक्ष के नेताओं या अधिकारियों के ऊपर ये तय काम बात है। अभी बंगाल के एक डीएसपी हैं, उनके घर पर छापा पड़ा है। जैसा कि 16 अप्रैल से घरों की गिनती पहले शुरू हो रही है कि किस में कितने घर हैं, उनको जो है नंबर दिए जाएंगे, उनका उस पर सब कुछ एड्रेस होता है कि मकान नंबर कितना है, मकान का मुखिया कौन है, इस प्रकार से। और उसके बाद इसकी जनगणना होगी। तो जनगणना के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हम 2027 के आखिर तक जो है ना इसकी रिपोर्ट हम जनगणना करके आपको फाइनल रूप से आपको दे देंगे इसकी। जब जनगणना 2027 तक या 28 में भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, इलेक्शन 2029 में है, तो आप जो है ना जनगणना करने के बाद सही पता चल जाएगा कि मतलब कितनी जनसंख्या है, कितना उसका, उसी हिसाब से उसके जितने चाहे उतने उसी हिसाब से उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, जितने लोकसभा के सदस्य कितने हो सकते हैं, और उसी हिसाब से उनकी जो महिला आरक्षण है 33% उनका, वो हो जाएगा उसी समय। अब कहते तो ये हैं, अमित शाह ने कहा कि भाई हम इसको जो है ना जो अब पास हो जाता तो भी मतलब इसको लागू करते 2029 में। और जब तुम 2029 में लागू, जब हम 2030 में पास हो चुका था तो तुमने 2024 में लागू क्यों नहीं किया? और अब भी क्या जल्दी हो रही? ठीक है, जनगणना होने दो, जनगणना होने के बाद आराम से जो है ना इसको जनगणना के आधार पर जो भी रिजल्ट आएगा, जितनी भी जनसंख्या होगी उसकी गिनती एक्यूरेट होएगी और उसमें जो है ना उसी आधार पर अपनी वोट का परसेंटेज कर लेना कि भाई इतने बढ़ गए तो इसमें जो है लोकसभा के सदस्य इतने हो जाएंगे, उसी हिसाब से उनको बढ़ जाएंगे, परिसीमन भी उसी हिसाब से हो जाएगा। तो इसमें ऐसी जल्दबाजी क्यों है? अब तो बस जनता के जागरूक होने का ही इंतजार है। जब भारत की जनता जागरूक होगी तभी सत्ता में परिवर्तन किया जा सकता है, और जब तक सत्ता में परिवर्तन नहीं किया जा सकता तब तक देश में इसी प्रकार से प्रजातंत्र को बाधित किया जाता रहेगा, अर्थात प्रजातंत्र को समाप्त किया जाता रहेगा। अगर भारत की जनता ये चाहती है कि देश में डिक्टेटरशिप ना हो, देश संविधान के अनुसार चले, तो इसके लिए जरूरी है सत्ता परिवर्तन। धन्यवाद।